नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि 26 मई 2026 को आखिर एनपीएस में कौन सा बड़ा बदलाव हुआ जो एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए, केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी है। आपके पैसे पर अधिकार किसका है, वो पैसा कौन सा पैसा है? वो पैसा है आपके 10% आपके बेसिक और डीए का कटा हुआ अमाउंट और 14% केंद्र के एम्प्लॉय है तो केंद्र सरकार का दिया हुआ अमाउंट, और राज्य की अगर एम्प्लॉय है तो राज्य सरकार का दिया हुआ अमाउंट, यानी 24% की राशि 10% केंद्र सरकार का और 10% आपका और 14% केंद्र या राज्य सरकार का। 24% की जब ये राशि जमा होता है तो इस राशि पे हक किसका है, इसी विषय को लेकर यहाँ पे बड़ा एक बदलाव हुआ है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। कमेंट अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम उस 26 मई 2026 के उस अधिसूचना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो जानना जरूरी है। इससे पहले भी इस विषय पे हमने एक चर्चा किया था, लेकिन वहाँ पे बहुत से लोगों को कमेंट आया था कि फिर से इसे समझाया जाए। चलिए आज इसकी जब हम शुरुआत कर रहे हैं इस एनपीएस के विषय पे, तो देखिए एनपीएस को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए, और ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये केवल एनपीएस में हुआ है, क्योंकि पीएफआरडीए जो संस्था है ये यूपीएस को भी रेगुलेट करता है, लेकिन यूपीएस में इस तरीके का कोई संशोधन या बदलाव नहीं है। एक बात जब आप पूरे इस वीडियो को देख लेंगे तो एक बात से आप इस क्लियर हो जाएंगे कि आने वाले समय में कुछ ऐसे मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं एनपीएस में जहां पे ये क्लियर हो रहा है कि जो जमा धन है उस पे अधिकार सब्सक्राइबर का रहेगा, और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है एम्प्लॉयों के लिए हो सकता है। अभी आगे इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स को भी यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि जो अधिसूचना 26 मई 2026 को जारी हुआ है, ये अधिसूचना है पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026। अब देखिए इसमें इस संशोधन का जो आसान मतलब क्या है। देखिए अभी तक ये स्पष्ट नहीं था कि ये जो पीएफआरडीए में जो जमा पैसा है, जमा जो बॉन्ड्स है, सिक्योरिटी है, ये इस पर हक किसका है। और यहाँ पे दो तरीके के पीएफआरडीए एनपीएस में डिपॉजिट होते थे। एक आप देख सकते हैं कि जो मूवेबल और इमूवेबल, एक जो चल संपत्ति और अचल संपत्ति। जैसे आपका जो कैश डिपॉजिट हुआ वह आपके एनपीएस के मूवेबल एसेट्स में आ गए। इमूवेबल एसेट्स में वे संपत्तियां, जैसे आप एनपीएस में हैं, आप कुछ एनपीएस के पैसे को निकाले और आप जो है उससे घर परचेज कर लिए अपने नौकरी के दौरान में, तो वे आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ। तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी पर यहाँ पे चर्चा इस विषय पर करेंगे कि हक किसका है। तो पहले नियम में यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि एनपीएस में जमा पैसा, शेयर, बॉन्ड और अन्य निवेश किसकी संपत्ति माना जाए, पीएफआरडीए का माना जाए या एनपीएस धारक का माना जाए, यानी कर्मचारियों का माना जाए। अब यही चीज़ इस संशोधन में साफ कर दिया गया। और क्या साफ किया गया जरा समझिएगा। सबसे पहले ये क्लियर कर दिया गया कि एनपीएस में जो भी पैसा जमा है, तो एनपीएस में जो भी पैसा जमा है उस पैसा पर हक किसका है, तो उस पैसा पर हक है खाता धारक का। यानी जिन लोगों का एनपीएस में अकाउंट है उन्हीं लोगों का ये टोटल 24% अमाउंट जो जमा हुआ है और यह जो ब्याज मिल रहा है उस पे हक किसका है, तो केवल सब्सक्राइबर्स का। ये बहुत बड़ा एक आपके लिए गुड न्यूज़ है। अभी तक यानी 2004 से लेकर अभी तक एनपीएस लगभग 21-22 सालों का हो चुका है, लेकिन क्लियर हो रहा है ये आपके मई 2026 में कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स का ही एनपीएस के सिक्योरिटीज़ पे, बॉन्ड पे, कैश पे, यानी उसके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे केवल एनपीएस सब्सक्राइबर का ही हक है। यानी सारा पैसा आप ही का है, ये क्लियर किया है इस संशोधन में। दूसरा देखिए यहाँ पे एक बात निकल कर आया है कि एनपीएस ट्रस्ट केवल उस पैसे और निवेश की देखरेख करता है, क्योंकि जो एनपीएस का जो ट्रस्ट है, यानी जब पैसा आपका जो जमा हो रहा है तो एनपीएस ट्रस्ट केवल उस पैसे का निवेश करता है और देखरेख करता है। इस बात को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, जिसके कारण ये क्लियर हुआ कि सब्सक्राइबर्स के ही पैसे, एनपीएस का पैसा रहेगा। अब देखिए कि ट्रस्टी बैंक में रखा फंड, शेयर, बॉन्ड और अन्य निवेश
एनपीएस ट्रस्ट के नाम पर रखे जाएंगे, लेकिन उनका लाभ और स्वामित्व सब्सक्राइबर्स के पास होंगे। ये बहुत बड़ा आपके लिए एनपीएस में बहुत बड़ा बदलाव है। यानी एनपीएस का जो पैसा है, अब उसके जो लाभ होंगे, उसके जो ऑनरशिप है, ये सारे किसके होंगे? ये सारे होंगे सब्सक्राइबर्स का। एक बात को यहाँ पे हम क्लियर करना चाहते हैं कि जब राजस्थान सरकार ने जब पुरानी पेंशन योजना को जब लागू किया था, तो उस समय यहाँ पे एक मसला अटका था कि एनपीएस में जो पैसा जमा है वो इस तरीके के स्टेट और सेंट्रल उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कि एनपीएस का जमा पैसा धारक को यानी उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता है। यानी अगर राज्य सरकार ओपीएस को लागू कर रही है तो वो अपने फाइनेंशियल स्थिति को देखकर लागू कीजिए। हम आपको पीएफआरडीए ने कहा था कि हम आपको पैसा वापस नहीं करेंगे, इस तरीके के बातें जो थे वो मतलब आए थे कि पैसा वापस नहीं किया जाएगा एनपीएस का। राजस्थान के मसले में ये चीज़ को देखा गया था। यहाँ से ये चीज़ कुछ क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ लाभ और स्वामित्व जो है वह अब केवल सब्सक्राइबर्स के पास ही रहेंगे। अब देखिए इसके आगे कुछ और बातों पे ज़रा चर्चा करते हैं। अब इसको आप उदाहरण से ज़रा समझिए। अगर जैसे उदाहरण से समझिए कि आपके एनपीएस में 1 लाख रुपया जमा किए या एनपीएस ट्रस्ट के माध्यम से आपने निवेश किया। अब इसमें खरीदे गए शेयर, बॉन्ड एनपीएस ट्रस्ट के नाम पर हो सकते हैं, लेकिन उनका असली लाभार्थी आप हैं, यानी आप सब्सक्राइबर्स हैं। एनपीएस ट्रस्ट केवल इस पैसे को सिक्योरिटी देता है और इसको मैनेजमेंट करता है कि किस तरीके से इसे प्रबंधन किया जाए। अब देखिए कि सभी एनपीएस ट्रस्ट के नाम पर रखी जाएगी, लेकिन जो पूरा बेनिफिट्स होगा वह ऑन बिहाफ ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। यानी जो भी फायदे होंगे वो ऑन बिहाफ ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। ये बहुत बड़ा आपके लिए बेनिफिट्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस पैसे का जो बेनिफिशियल ऑनर हो गए, सब्सक्राइबर हो गए, और उसके ट्रस्टी कहिए या कस्टडियन कहिए, संरक्षक कहिए, ये आपका एनपीएस ट्रस्ट हो गया। यानी जो सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेवारी केवल एनपीएस ट्रस्ट को इस विषय पर रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ पे हम और चर्चा करने जा रहे हैं कि कुछ क्लाउज जो 9 देख रहे हैं इसे हटाया गया है, इसे संशोधित किया गया है। आखिर इससे हटाने से क्या बेनिफिट्स मिले हैं, इस चीज़ को ज़रा यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे कि जो पीएफआरडीए ने 2026 में संशोधन करके जिस क्लाउज को हटा दिया गया है, अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मुख्यतः उन्हीं शक्तियों पर निर्भर होगा जो नियम में स्पष्ट रूप से दिया गया है। पहले क्या था कि जब ये चीज़ क्लियर नहीं था कि संपत्ति पे अधिकार किसका होगा, जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पे किसका अधिकार रहेगा, एनपीएस सब्सक्राइबर का रहेगा या ट्रस्टी का रहेगा, तब तक यहाँ पे आपका ये जो क्लाउज जो था ये आपके एनपीएस पीएफआरडीए में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता था। लेकिन जैसे ही इस चीज़ को क्लियरिटी किया गया कि नहीं, आप अब जो ट्रस्टी जो है वो केवल कस्टडियन है और यहाँ पे जो उसका मेन जो रिस्पॉन्सिबल जिसका संपत्ति है, ऑनरशिप है, वो सब्सक्राइबर्स का ही है, एनपीएस सब्सक्राइबर्स का ही है। तब ये जब क्लियर कर दिया गया तो इस क्लाउज को यहाँ से हटा दिया गया। अब देखिए इस क्लाउज को हटाने से पावर अधिक स्पष्ट और सीमित हो गए। ट्रस्टी को अपने कार्यों में किसी विशेष नियम और अधिकार को जोड़कर दिखाना पड़ सकता है। यहाँ से अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकती है, यानी जो ये देखना होगा कि जो निर्णयों की कानूनी जांच कितना आसान होगा। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और ज़रा समझिए कि पीएफआरडीए यह चाहती है कि ट्रस्टी केवल स्पष्ट रूप से निर्धारित शक्तियों का ही उपयोग करे और नई परिस्थितियों में अथॉरिटी के दिशा निर्देश पर अधिक निर्भर रहे। पहले ट्रस्टी को ज़्यादा इस विषय पे एनपीएस ट्रस्टी को ज़्यादा पावर था, लेकिन जैसे ही रेगुलेशन को हटाया गया तो एनपीएस ट्रस्टी का पावर समाप्त हो गया। यानी पूरा जो यहाँ पे मसला है ये क्लियर कर दिया गया ऑनरशिप को लेके। अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा ज़रा देखिएगा। एनपीएस सब्सक्राइबर्स पे असर पड़ेगा कि जो व्यवहारिक रूप से अधिकांश सब्सक्राइबर के लिए एनपीएस खाता जारी रहेगा। निवेश की प्रक्रिया पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। ऐसा भी आपको नहीं सोचना है कि जब पैसा सब्सक्राइबर्स का एकदम क्लियर कर दिया गया तो एनपीएस ट्रस्टी का अकाउंटेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा सब्सक्राइबर्स के प्रति। नहीं, संरक्षण का काम और पैसे को जो जिस तरीके से जवाबदेही के तौर पे किस मार्केट में लगाना है, ये सभी एनपीएस ट्रस्टी का ही काम रहेगा।
निवेश की प्रक्रिया पर इससे किसी भी सब्सक्राइबर्स को कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। योगदान, निकासी, रिटर्न आदि क्लॉज के हटने से इस पर कोई तत्काल बदलाव नहीं होंगे। ये भी बात को ध्यान रखिएगा कि किसी तरीके से आपको डायरेक्टली जो है इसका दुष्प्रभाव नहीं होने वाला है कि अब अगर एनपीएस ट्रस्टी के हाथ में अगर इस तरीके के कमांड नहीं है तो आपके पैसे में कोई दिक्कत होगा। इस तरीके की कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा फाइनल क्लियर है कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी चलेगा। लेकिन स्थिति ये हुआ कि जो पैसे हैं वो पैसा, निवेश, बॉन्ड, सिक्योरिटी वो आपका है, ट्रस्टी का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यानी 100% राशि पर केवल हक है तो केवल आपका यानी एनपीएस सब्सक्राइबर्स का है। रेगुलेशन 11 क्लाउज 2 सब क्लाउज 9 एनपीएस ट्रस्टी बोर्ड के ट्रस्टी को उद्देश्य से आवश्यक अन्य कार्यों की समान शक्ति देता था, जो 2026 में इसे हटाकर बोर्ड की शक्तियों को अधिक स्पष्ट और नियम आधारित बनाया गया। तो यहाँ से इस क्लाउज को हटा दिया गया 11 to 9 को, जिस पे अभी हमने चर्चा भी किया है। एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो हमने जो चर्चा किया है ये आपको जानना जरूरी था, इसलिए इस वीडियो को हमने आसान शब्दों में आपके सामने रखा है। ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।